हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। फोकस ट्यूटोरियल की ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो अभी, और ये वीडियो है एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्पेशल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट। और अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है अर्थशास्त्र। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र इसको कहेंगे। और व्यवसायिक अर्थशास्त्र में पहला अध्याय अर्थव्यवस्थाएं और समस्याएं। ठीक है, अर्थव्यवस्था और समस्याएं। बच्चों, ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक और लेक्चर आप वीडियो के रूप में पार्ट 1 के रूप में हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फोकस ट्यूटोरियल के नाम से हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आया, सर क्या ये अर्थव्यवस्था और समस्याएं हमारी बुक में तो ये पहला अध्याय जो है उसका नाम अलग है। बेटा देखो, बुक और मेरे इसमें थोड़ा सा अलग अंतर आ सकता है, क्योंकि ये बुक में दूसरा चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर है, और हमने इसको फर्स्ट में लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले अर्थव्यवस्था क्या है हम पहले ये समझाएं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है। कई बुक्स में सबसे पहले समझा दिया गया है अर्थशास्त्र क्या है, जबकि अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की स्टडी करना, अध्ययन करना। तो जब तक हम अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, उसका अध्ययन के बारे में कैसे समझेंगे, है ना। इसलिए मैंने इसको पहले लिया है, और बात जो पहला आपको बुक में मिलेगा वो हमारा दूसरा अध्याय होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। तो बुक, अच्छा, यदि आपको नोट्स भी चाहिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कहाँ से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, आपका समझ में तो आता है, आपकी बातें समझ में आती है, पर किताब के रूप में हम कौन सी बुक लें, तो मैं उनसे यही कहूँगा हमारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां से आप अपने नोट डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको नोट्स के रूप में वहां पर मिल जाएगा, तो आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देख लिया था, सिर्फ 1 मिनट में मैं बताता हूं। हम देख चुके थे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है ना, इसमें हमने चार क्रियाएं देखी थी: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, ठीक, और आखिरी में हमने देखा था निवेश। ठीक, ये चार क्रियाएं देखी थी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी थी, वो थी उत्पादन के साधन, है ना। ये मैं उत्पादन के साधन आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसी पर आगे हमको बात करनी है ना, इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो उत्पादन के उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, ये हमने कहा था कि चार तरह के होते हैं: भूमि, श्रम, है ना, पूंजी और उद्यमी। चार, किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए ये चार चीजें आवश्यक है। इन चारों को उत्पादन के साधन या साधन कहा गया है। सिर्फ साधन यदि वर्ड उपयोग किया जाए अर्थशास्त्र में, तो आप इन चार से उसका मतलब निकालेंगे। भूमि को हम किराया देते हैं, जिसको हमने यहाँ लगान लिख रखा है, किराया, लगान, टैक्स एक ही बात है। श्रम मतलब जो मजदूर या कर्मचारी होते हैं उनको हम क्या देते हैं, सैलरी, वेतन, मजदूरी, राइट। तो श्रम को मजदूरी, पूंजी को हम ब्याज देते हैं, और उद्यमी क्या चाहता है, लाभ चाहता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसी के आगे हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। और अर्थव्यवस्था आपको मालूम है, अर्थव्यवस्था के, यदि आप लोगों को मालूम नहीं है, आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले वाला फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। वो आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 पार्ट 1 के नाम से, ये पार्ट 2 के नाम से है। ठीक है, तो पहले वो देखें, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो ये बात नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है पूरी दुनिया में। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं,
जिसको हम कहेंगे, तीन हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कैपिटलिस्टिक, ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश वर्ड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इन दोनों से जो मिल के बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित। मतलब ऐसा देश जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी नियम हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी नियम हैं, ये दोनों मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। और ऐसा कौन सा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत हमारा ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे इन दोनों अर्थव्यवस्था का एक मिक्सिंग चलता है, मिश्रण चलता है, ठीक है ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है? हम इसमें ले सकते हैं अमेरिका को, ठीक है। और उसके बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ चलती है? तो चाइना, चाइना और इसके अलावा साउथ कोरिया, जहां पर वो किम जोंग है ना, वो कौन सी चलाते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। मतलब सर, बिल्कुल हम इनको डिटेल में देखेंगे। आज हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। प्रश्न आता है 5 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए, या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है सर। अब यदि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पॉइंट लिखना है, तीनों के बारे में। यदि 5 नंबर में कुछ पूछा गया है तो आपको इनके दो, इन तीनों के दो पॉइंट विशेषताएं भी लिखनी है, ठीक है। ये सारी हम अभी आज डिस्कस करेंगे, तो चिंता ना करें। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं वो बता रहा हूं, फिर आंसर आप आराम से लिख लेंगे, है ना। तो एक प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि वो किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समझाइए तथा इसकी विशेषताएं बताइए, 5 नंबर, ठीक है। या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो 5 नंबर का हम जब क्वेश्चन कवर करेंगे बेटा, तो उसमें 2-3 नंबर जो भी पूछना है उसमें वो पूछ लेगा, है ना। तो मैं 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें सारे नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, विशेषता बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, विशेषता बताइए, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये पूरा जो टॉपिक है इसमें से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। बहुत पसंद करता है इसको एग्जामिनर, इनमें से क्वेश्चन पूछना, है ना। और क्योंकि ये बेसिक है, किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये बेसिक है, ये तो उसको मालूम ही होना चाहिए, इसलिए वो आपसे ये पूछते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? देखो, हमने कहा कि उत्पत्ति के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये सभी को अपनी अपनी कीमत चाहिए। भूमि को किराया चाहिए, मजदूर को या काम करने वाले को उसकी मेहनत का पैसा, मजदूरी या वेतन, सैलरी चाहिए, या पूंजी लगाने वाले को, पैसा लगाने वाले को उसका ब्याज चाहिए। और जो बिजनेसमैन ये सब रिस्क ले रहा है, वो इस रिस्क के बदले में क्या चाहता है, जो जोखिम उठा रहा है उसके बदले उसे लाभ चाहिए, ठीक है। जब ऐसी अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था तो दिमाग में आ रहा है ना, जब मैं अर्थव्यवस्था बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र में 4 क्रियाओं की बात कर रहे हैं, उपभोग, उत्पादन, फिर तीसरा क्या है, निवेश, और चौथा क्या है, विनिमय। ये चार क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। जब ये 4 क्रिया किसी क्षेत्र में 4 क्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम एक शब्द उपयोग करते हैं, अर्थव्यवस्था, राइट। तो हम कहेंगे जब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर अधिकार निजी स्वामित्व होता है। मतलब कि बेटा, यदि तुझे कौन सी कंपनी खोलनी है
तुझे क्या उत्पादन करना है, तुझे कितना उत्पादन करना है, ये सब तेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तू उपभोग क्या करेगा, तेरे को क्या खरीदना है, आपको क्या खरीदना है, आपको क्या नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, और आप इनकी कीमत क्या लोगे या कीमत क्या दोगे, बात समझ में आ रही है। यदि आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत क्या गवर्नमेंट तय करती है बेटा, नहीं, आप और दुकानदार, आप दोनों आपस में तय करते हैं। जब सब्जी लेने जाते हैं तो क्या होता है, सब्जी लेने जाते हैं, हम बोलते हैं, वो सेलर बोलता है 40 रुपए किलो, हम बोलते हैं नहीं 30 रुपए किलो देंगे, है ना। ये क्या है, क्या गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि नहीं भैया सबको 40 रुपए किलो ही लेना पड़ेगा, नहीं ना। तो जहां उत्पत्ति के चारों साधनों की जो कीमत का निर्धारण होता है ना, कि ब्याज कितना लगेगा, पूंजी कितनी होगी, जो भी स्वतंत्र होते हैं हम पूरी तरह से, जहां पर गवर्नमेंट सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। हम यूएसए की कहें, अमेरिका की कहें, वहां गवर्नमेंट आपको ये नहीं बताती कि आपको किस चीज का उत्पादन करना है, किसका नहीं करना है, आपको क्या चीज खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है ना। ये आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसकी क्या कीमत होगी, उसको बनाने वाला और उसको खरीदने वाला, उसको बेचने वाला, ये आपस में तय करते हैं, गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती। तो वो क्या हो गई, पूंजीवादी। इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ध्यान रखना, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्यों स्वतंत्र, क्यों, क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं, हमें जो उत्पादन करना है, हमें जो खरीदना है, उसकी कीमत क्या लगानी, ये सब हम क्या है, हमारा कितना लाभ होगा उसमें, ये क्या है, सब स्वतंत्र है। इसलिए इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी, फ्री इकोनॉमी, इंग्लिश में उसको फ्री इकोनॉमी, स्वतंत्र इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये इतने सारे शब्द, इनके पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है बेटा, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, एक शब्द पर्यायवाची वो पूछ लेते हैं और हम जो याद करा हुआ है हम वो नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। आज हम सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम कितना उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, क्या नहीं करें, क्या भाव, उसका क्या रेट रखें, उसका मूल्य क्या रखें, ये सब हम पर निर्भर करता है। यदि ऐसी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था, तो वहां पर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इन साधनों को लाभ कमाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब इसका हम कहाँ उपयोग करेंगे, मतलब एक व्यक्ति कितनी सैलरी लेगा, क्या गवर्नमेंट तय करती है, नहीं, हमको जहां जैसा लग रहा है वहां हम नौकरी भी करेंगे और हमको जितनी सैलरी लग रही है हम उतनी सैलरी भी मांग करेंगे, स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता, देखिए मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, मुद्दा क्या है, फिर हम इसमें लिखे हुए शब्दों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। मतलब हमें अपनी निजी संपत्ति बनाने का अधिकार होता है। सर हमारे देश में भी तो होता है, हाँ तो बेटा मैंने क्या कहा, हमारा देश मिश्रित है, मतलब हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी मिलेगी और समाजवादी भी मिलेगी। अब कहाँ कहाँ पूंजी मिलेगी और कहाँ कहाँ समाजवादी व्यवस्था होती है, तो किस रूप में हम मिश्रित होते हैं, ये हम आखिरी में समझ पाएंगे, है ना। तीनों को समझेंगे, इन दोनों को समझेंगे, तब हम हमारे देश से हमारी तुलना करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था की, कि कौन सी हमारे देश में अर्थव्यवस्था है। पहले हम इनको जाने तो सही कि ये होती क्या है ना। तो हम आखिरी में जब हम ये दोनों समझ लेंगे, तब मैं आपको उदाहरण दूंगा कि देखिए इस वजह से हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है। ठीक है, तो पहले सिर्फ
हम चीजों को समझेंगे। सर आप ही खुद क्वेश्चन उठा लेते हो। बेटा मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चलते हैं, इसलिए मैं बीच में ही उसके क्वेश्चन रख देता हूँ। ठीक है, चलिए। निजी संपत्ति का अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करना, मतलब वो अपनी संपत्ति बना सकता है, मतलब बना सकता है, खरीद सकता है, उसका प्रयोग करना, उसका क्या प्रयोग है। अरे आपके घर में टीवी है, आपकी संपत्ति है, क्या गवर्नमेंट बोलेगी 4 घंटे आपको बंद रखना है इसको? नहीं ना, हमारी मर्जी, चाल हम इसको 24 घंटे चलाएं, है ना। उसका प्रयोग करना, उसका क्रय विक्रय करना, आप उसको खरीद सकते हो या आप चाहो तो आप उसको बेच सकते हो। इसका पूर्ण अधिकार किसका होता है? उस संपत्ति के मालिक का होता है। मतलब कि आप किसी को ब्याज पर पैसा दोगे तो क्या प्रतिशत क्या होगा, ये आप तय करें। किसको देना है ये आप तय करें, नहीं देना है ये आप तय करें। किस चीज की आपको कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री चालू करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती। इसी को यहाँ पर इस भाषा में कहा है कि आप उन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसका क्या प्रयोग करना है, उसका क्रय विक्रय का पूर्ण अधिकार आपका है, उस संपत्ति के स्वामी का है। उत्पादन के साधनों पर जिस व्यक्ति का स्वामित्व है, ठीक है, वह इस निजी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित भी कर सकता है। मतलब आपके पिताजी के आप उत्तराधिकारी हैं, है ना, बोलते ना पूर्वजों की संपत्ति मिलती है। तो आप इस अच्छा आपको एक और बात बता दें, ये सारी चीजें मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है हमारे, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का बच्चों फायदा ये है कि आप जो लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको जब भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए जैसा आप ये पढ़ रहे हैं और आज तो आपको समझ में आ गया, पर जिस दिन आप याद करने लगे आपको फिर से कुछ डाउट आया, आप क्या करेंगे, आप वापस जाइए इसी वीडियो को फिर से देख लीजिए, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बेटा बहुत फायदे हैं। आप यदि, मैं तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा रहा हूँ, इंदौर के पास में, अब आप एमपी के किसी भी स्टूडेंट हो, है ना, यदि आपके शहर गांव में कोई ऐसा टीचर है जिसकी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको मजबूरी का रास्ता नहीं अपनाना है। आप उस व्यक्ति से पढ़ सकते हैं जो ऑनलाइन अपना टीचिंग दे रहा है और आपको उसकी बातें समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो एनी टाइम स्टडी में आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको रात के 10 बजे लगता है कि यार अब मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ सकता हूँ। हमारे ऊपर समय की पाबंदी नहीं होती है, कभी भी एनी टाइम स्टडी, है ना। और सबसे बढ़िया ये काफी सस्ता है। सन 2020-21 मतलब ये जो ईयर चल रहा है 20-21, है ना, कोरोना काल, इस ईयर में हमने हमारे तीनों सब्जेक्ट हिंदी मीडियम के अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये तीनों सब्जेक्ट हम आप लोगों को केवल 2500 रुपए की फीस में ये दे रहे हैं, और वो भी साल भर की फीस। आपकी एग्जाम तक हम आपको पढ़ाएंगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस भी देंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और बेटा हमारा अभी तक का रिकॉर्ड है, हमारे आईएमपी कोड, हमारे जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं 100% लगभग बोर्ड के एग्जाम में हमारे आईएमपी और बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, फोकस ट्यूटोरियल को, मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिए, ठीक है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको हर समय, क्योंकि अभी जैसे हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो मैं कॉल तो अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप एक व्हाट्सअप मैसेज इस पर सेंड कर दीजिए, मैं आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से कॉल बैक कर लूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराधिकारियों का हस्तांतरण भी कर सकते हैं आप अपने पिताजी के, आप उत्तराधिकारी हैं, है ना। आपको जो संपत्ति मिलेगी
वो अपने पिताजी, आपके पिताजी आपको क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ से देना। अब ऐसा तो है नहीं कि मकान हाथ में उठा के देंगे भाई, उसका कागज आपके नाम कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, हस्तांतरण करना, ठीक है ना। तो कोई भी किसी को, जैसे अपन पिक्चरों में देखते थे ना कि एक व्यक्ति अमीर है और उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी, कर सकता है, क्यों, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब यही, उसका क्या कीमत होगी, इस बारे में हम क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, हमको जो करना है हम वाला व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है, ये याद रखना। पूंजीवादी, पूंजीवादी मतलब पैसे वाले लोग, और पैसे वाले लोग मतलब प्रॉफिट, लाभ होने का मांगता है बाबा, समझ में आ रही ना बेटा, लाला। पूंजी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि भैया यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, लाभ कमाने के लिए हो रहा है। जो सारी प्रक्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है, लाभ कमाने के लिए। उत्पादन हो रहा है लाभ कमाने के लिए, है ना, श्रम दिया जा रहा है लाभ कमाने के लिए, और पूंजी दी जा रही है लाभ कमाने के लिए, और निवेश विनियोग हो रहा है, जो भी हो रहा है, उपभोग उत्पादन निवेश, ये सब जो हो रहा है लाभ कमाने के लिए हो रहा है। ये ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, आप कहोगे लाभ कमाना, ठीक। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है, संपादित करना मतलब किसी काम को करना। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ रही ना, हमको जिस चीज में प्रॉफिट दिखता है हम वो बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है कि हमें यही करना पड़ेगा या ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से कोई सा भी व्यवसाय कर सकता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मुझे मुनाफा ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये लाभ वाली अर्थव्यवस्था है। तो सर क्या ऐसा कोई होता है कि कोई रोक सकती है सरकार हमको, बिल्कुल। समाजवादी में इसका उल्टा चलेगा। तो चाइना या साउथ कोरिया, वहां पर गवर्नमेंट तय करती है आपको क्या करना है। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो जेल है। हाँ तो और क्या, इसलिए तो बोलते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा देश, सभी देशों में सबसे अच्छा देश है बेटा हमारा इंडिया। यहाँ इतनी स्वतंत्रता है। मैं खुद 1.5 साल, आपने दुबई का नाम सुना होगा, यूएई, मैं वहाँ रह चुका हूँ एज अकाउंटेंट, मैं वहाँ जॉब कर चुका हूँ, है ना। 1.5 साल वहाँ जॉब कर चुका हूँ और वहाँ रह चुका हूँ, और वहाँ रहने के बाद में वहाँ मेरे पास में कई देशों के लोग थे, पाकिस्तानी से भी मैं मिला हूँ वहाँ पर, है ना। वहाँ पर मैं श्रीलंका से भी, श्रीलंका के जो लोग हैं उनसे मिल चुका हूँ, ठीक है। बांग्लादेशी, और भी दूसरी कंट्रीज के, वियतनाम, इंग्लैंड, है ना, क्या, इजिप्ट, बहुत अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर मिलने को मिलते थे। और आपको मैं बता दूं, इन सभी से बात करने के बाद में और वहाँ पर रहने के बाद में मैं वापस इंडिया आ गया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि हमारा देश बहुत स्वतंत्र है, इससे अच्छा देश हो ही नहीं सकता बेटा, हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, जब ये हम तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि सच में हमारा देश बहुत अच्छा है। लोग पढ़ने लिखने के बाद में सपना देखते हैं कि वो उनकी जॉब इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसी जगह जाए। मैं कहता हूँ यहाँ सिर्फ आप पैसा कमाने की मशीन बनते हैं और कुछ नहीं। जिंदगी है, आज़ादी है, तो वो है भारत में, इंडिया नहीं। ध्यान रखना, मैं इंडिया नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा। हमारा देश भारत है, इंडिया तो अंग्रेजों ने हमें नाम दिया था, और इंडियंस का मतलब होता है जंगली लोग,
ऐसा सॉरी मतलब ऐसा गलत मतलब मत निकालना मेरा, ये रिकॉर्डिंग चल रही है प्लीज। कहीं ना कहीं इसका मतलब जंगल में रहने वाले लोगों से होता है, कुछ लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए सबसे अच्छा है हम अपने अपने आप को क्या कहें, भारतीय कहें। ठीक, जिसको मेरी बात अच्छी लगे ओके, जिसको नहीं लगे इग्नोर कर देना बेटा। ये कुछ अच्छी चीज थी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम बाहर रह के आ चुके हैं इसलिए हम जानते हैं कि भारत देश कितना अच्छा है। तो हमें यहाँ सारी आज़ादी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो भी काम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है, लाभ कमाने का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है। सर स्वतंत्र प्रतियोगिता, हाँ, आपको जो बिजनेस करना है कोई कंपलसरी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। देखो बिजनेस में अपन बोलते हैं ना, अरे यार आजकल आपने सुना होगा बिजनेस में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता बढ़ गई है, मतलब हर बहुत सारे एक ही सब मतलब मोबाइल कंपनी में ना जाने कितने तरह की कंपनी आ गई है, तो हम क्या कहेंगे, प्रतियोगिता बढ़ गई है। और स्वतंत्र प्रतियोगिता है, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी कि आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से जैसे बिजनेस कर सकते हो करो, है ना। जियो ने इतना रेट कम कर दिया, ये उसकी क्या थी, आर्थिक स्वतंत्रता थी, है ना। और वो स्वतंत्र तरीके से अपने बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदियों को, है ना, मार रहा है। एयरटेल आइडिया उसके प्रतिद्वंदी है ना, तो वो स्वतंत्र प्रतियोगिता कर रहा है, क्या रेट रखना है वो अपने हिसाब से चल रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है ना। चलिए, तो क्रेता विक्रेता उत्पादक श्रम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, मतलब ये वहां पर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, प्रतियोगिता। एक्चुअल में बेटा ये सच बात तो मैं कल भी बता चुका हूँ कि ये प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, ये एक पूरा चैप्टर है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही ठीक है, क्योंकि फिर हम चैप्टर पे क्या बात करेंगे, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना ही है हम, है ना। चलिए ठीक है, आगे 5th पॉइंट है। सर 5 नंबर में कितने पॉइंट लिखना है, 5, पर ये बहुत छोटे छोटे हैं तो थोड़े से 6 पॉइंट लिख लेना, है ना, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है बेटा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सार्वभौमिकता भौमिक सत्ता प्राप्त होती है। सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त होती मतलब, अर्थात ये सामने ही लिखा है, आप उपभोक्ता अपनी आय को इच्छा अनुसार विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर सकता है। मतलब आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है ये आपके ऊपर निर्णय है, आप अपने हिसाब से क्या करें, डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी इनकम को कैसे खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग, विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब सर, अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, आप कौन सा बिजनेस चालू करोगे, आपसे यदि मैं पूछता हूँ, तो आप जो भी बिजनेस चालू करोगे उसके पीछे उसमें आपने लाभ अच्छा देखा होगा, यार इसमें बहुत प्रॉफिट है, इसलिए आप उसको क्या करोगे भाई। मान लो कि क्या ले एग्जांपल, ये ले लेते मार्कर, है ना। आपने ये देखा कि ये मार्केट में मार्कर कितने में बिकता है, 25 रुपए में, ठीक है। और ये बनता कितने में, 3 रुपए में, कितने में, 3 रुपए में बनता है, और बिकता कितने में है, 25 रुपए में। गवर्नमेंट ने इसकी कीमत तय कर रखी है क्या, नहीं। आप इसको 20 में भी बेच सकते हो, 25 में भी बेच सकते हो, 50 में भी बेच सकते हो, 150 में, जो आपको रखना हो। और आपने ये देखा है कि यार मार्केट में बहुत कम कंपनियां हैं मार्कर की, और आप इसको थोड़ा अमिताभ बच्चन से ऐड करवा लोगे और इसके 25 के 35 वसूल कर सकते हो, है ना। यही हो रहा है ना, मार्केट में तो 25 का मिल रहा है अच्छी कंपनी का, पर हम हमारा प्रोडक्ट लाके उसको कितने में बेच सकते हैं, 35-40। क्यों, क्योंकि हम किससे एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से इसका क्या करवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, तो हम उसकी कीमत तय कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये इसकी अच्छी कीमत मार्केट से मिल जाएगी इसलिए इसका उत्पादन किया जाए। बात समझ में आई। तो उत्पादन आप किस चीज का कर रहे हैं, ये कैसे निर्धारित हो रहा है, कीमत सिद्धांत के द्वारा, ठीक। कीमत सिद्धांत का मतलब होता है पूर्ति मतलब सप्लाई
मांग मतलब डिमांड, ये हमारे इसी अर्थशास्त्र के विषय हैं जिस पर हमें आगे आगे के जो अध्यायों में आप किताब में देख सकते हैं, आगे के अध्याय मिलेंगे, मांग पूर्ति, इन पर विस्तृत में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत है जिससे कीमत तय होती है, तो इस सिद्धांत के द्वारा ही हम किस चीज का उत्पादन करेंगे, ये स्वतंत्र रूप से निर्धारित होता है, तय होता है। जहां ये सब होता है उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। उपभोग सर, उपभोग कैसे कीमत सिद्धांत होगा, बिल्कुल तुझे आपको ये कीमत इसकी 35 रुपए समझ में आएगी तो आप खरीदोगे, नहीं तो आप 25 वाला खरीदोगे, है ना। तो उपभोग भी किससे हो रहा है, कीमत सिद्धांत के कारण हो रहा है। विनियोग, आप ऐसी कंपनी स्टार्ट तभी करोगे ना जहां पर आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है ना। कितना उत्पादन करोगे, क्या उपभोग करोगे और कैसा बिजनेस में, कौन से बिजनेस में आप पैसा लगाओगे, ये सब कीमत सिद्धांत द्वारा ऑटोमेटिक, कीमत सिद्धांत को बोलते हैं ऑटोमेटिक, स्वतः। ये थोड़ा सा आगे समझ में आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं पूरा दम भी लगा लूं तो इसकी बहुत सी बातें हैं जो कि उन चैप्टर से संबंधित है, वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये और इजी हो जाएगा। और ऑनलाइन पढ़ने का तो फायदा यही है ना, जब हम वो पढ़ेंगे तब आप वापस आके इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो ये और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, है ना। हम नॉर्मल जो क्लासेस लगाते हैं ऑफलाइन, उसमें क्या होता है, आज मैंने पढ़ा दिया गया, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम दोबारा उस बात पे बात नहीं कर सकते। और ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है, कभी भी उस वीडियो को फिर से देख लो, ठीक। चलिए, ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं बेटा, हम लोग भी, हमारे जो पढ़ाई है, मैं सीए फाइनल में हूँ, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं वो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो सभी ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। चलिए, तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। आज हम क्या करें, इसको कंप्लीट कर लें क्या, चलिए तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, आज एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, राइट। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, अब आपको क्या करना है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका उल्टा सोचते चले जाओ, तो वो क्या हो गई, समाजवादी। मतलब सर, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, तो हम यहाँ कहेंगे समाज की सेवा करना, ठीक है। चलिए, इसे हम कल के टॉपिक में देख लेंगे, कल हम दोनों, नेक्स्ट वीडियो में हम समाजवादी और मिश्रित, है ना, इन दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। आप इसको जो आज मैंने आपने देखा है, आप इसको नोट्स के रूप में चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो नहीं कर पाएंगे बेटा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही डाउनलोड कर पाएगा, वेबसाइट नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। तो आपको यदि कोई क्वेरीज है तो आप इस कॉन्टेक्ट पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही।